बात करेंगे आज, कंप्लीट रिवाइज करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस को। ठीक है, बहुत शांति से आराम से हर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फटाफट आ जाओ। काजल वेरी गुड मॉर्निंग काजल जी। दीपाली वर्मा जी, सिमरन जी वेरी गुड मॉर्निंग। शिखा सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट सब लोग, और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपना इन्वायरमेंटल साइंस का। हर एक यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे, 10 की 10 यूनिट को। तान्या जी वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाओ भाई। ठीक है, और आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता दो फटाफट, कि बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। रिशु वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सभी जो तैयारी कर रहे हैं आपके कलीग्स हैं, उनको भी अगर विलिंग है आप तो शेयर कर सकते हैं, मतलब ठीक रहेगा। आई थिंक उनको मतलब बेनिफिट हो सकता है, एथिकल रूप से हम बात कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें सेशन को। वेरी गुड मीनाक्षी मैम। आज हम कंप्लीट रिवीजन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। विक्रम जी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत थैंक यू। विक्रम वर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। वो रिशु त्यागी मैम लगता है, वो सबको लगता है। मीनाक्षी श्रीवास्तव मैम कह रहे हैं मैं खुद भी टीचर हूं, बट आपकी क्लास जरूर करती हूँ। थैंक यू मीनाक्षी मैम, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो हम सेशन को स्टार्ट करें कि आज हम कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस का, और हम फटाफट फटाफट हर एक यूनिट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है 10 की 10 यूनिट को रिवाइज करेंगे। तो बहुत पेशेंस के साथ शांति से सारी चीजों को सुनना है ना। कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, एकाग्रता एकदम बनाए रखनी है फ्रेंड्स, है ना। तो हमसे वेरी गुड, तो सेशन को करें स्टार्ट। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि 2 जनवरी तक हमने जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जैसे पेपर 1 की हम तैयारी करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, उसके पे 24% ऑफ चल रही है। ये 2 जनवरी से लाइव सेशन इसके स्टार्ट होंगे, और 2 जनवरी से पहले पहले अगर आप इनरोलमेंट लेते हो तो 24% का ऑफ चल रहा है। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे भी 24% का ऑफ चल रहा है, और ये ऑफ 2 जनवरी तक है फ्रेंड्स। और ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्बो पैकेज ले लें पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस दोनों का, तो इस पे 34% ऑफ है फ्रेंड्स। और ये ऑफ कब तक है मैं आपको बता रहा हूँ, 2 जनवरी 2024 तक है। और ये कौन से बैच के लिए क्लासेज होंगी? ये जून के लिए क्लासेज होंगी, जो जून 2024 का एग्जाम है उसके लिए। और कैसे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। चलो अब हम चीजों को स्टार्ट करते हैं, बहुत शांति से सारी चीजों को सुनना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, एकाग्र हो जाइए और चीजों को आराम से सुनिए। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में बात करें बाई गैस, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें तो मीथेन 16% है। उसके बाद है जो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड कवर यूज से निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है 6%, एफ गैसेज है 2%, यानी कि जो फ्लोरिनेटेड गैस है CFC HFC जो रेफ्रिजरेशन वगैरह से निकलता है। तो ये आपसे कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि को परसेंटेज के वाइज सीक्वेंस पूछते हैं कि सबसे ज्यादा इमिशन का क्या है, उसके बाद क्या है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, और ये कहां से इमिट होता है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी गैस कहां से इमिट होती है ये ध्यान रखना है, ठीक है। और
अब हमें बात कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि किस गैस का कितना पोटेंशियल है, और या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि एक तरह से स्टैंडर्ड के रूप में कौन सी गैस को लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम बात करते हैं वो पोटेंशियल 1 मान लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से हम 1 मानते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहे हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मानते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि किसको हम कौन सी गैस को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं जब हम मेजर करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगर बात करें मीथेन का, अगर यहाँ पे देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 20 साल, 100 साल और 500 साल तीनों का दिया हुआ है। अगर मीथेन का देखो तो आप देखो कितना है 56, 21, अगर 100 साल की बात करो। और ये आपने ये सीक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का, ये आपको याद रखना है कि सबसे कम किसका होता है, ज्यादा किसका होता है, उससे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे यहाँ कम तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मान के चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, हम कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC 23, HFC 32, ये सारी चीजें आप देखना यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये प्लीज देखना कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। 20 ईयर का भी है, 100 ईयर का है और 500 ईयर्स का भी है। बेसिकली आपसे 100 ईयर का पूछते हैं, 100 साल का पूछते हैं। इधर सल्फर हेक्साफ्लोराइड का भी है, परफ्लोरोमीथेन का भी है, परफ्लोरोएथेन का भी है और परफ्लोरोप्रोपेन का भी है। तो ये सीक्वेंस आपको किसका याद रखना है, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, याद रखना। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं एक बात। और सीएफसी के बारे में आपके कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं और इसको भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सीएफसी क्या है, सीएफसी आर एबल टू पेनिट्रेट द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज सीएफसी आर हाईली अनरिएक्टिव। आपको पता है जो सीएफसी है, सीएफसी क्या होता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो जो सीएफसी है वो पेनिट्रेट कर जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों कर जाती है, क्योंकि जो सीएफसी है वो हाईली अनरिएक्टिव है। सीएफसी रिएक्शन नहीं करती, हाईली अनरिएक्टिव है, इसलिए वो वहां चली जाती है और ओजोन डिप्लीशन करती है। तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में और सीएफसी के बारे में और क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान से समझना। यहां से हर बार आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ हाउ मच डैमेज ए केमिकल कैन कॉज द ओजोन लेयर कंपेयर्ड विद ए सिमिलर मास ऑफ ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन। यानी कि CFC 11 है, उसको हमने 1 माना है। अगर CFC 11 विद एन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 1, यानी कि हम ये मान के चलते हैं जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 माना है, वैसे ही आपको ये पूछ लेते हैं कि डिप्लीशन में 1 किसका मानते हैं, कि किस से कंपेयर करते हैं। तो CFC 11 है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल CFC 11 का 1 मानते हैं। इज यूज्ड ए बेस फिगर फॉर मेजरिंग ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, और इसको एक तरह से बेस फिगर मानते हैं कि इसका 1 है तो इससे कंपेयर करके हम ध्यान रखते हैं। तो याद रखना, अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मानते हैं, अगर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल की बात करें तो CFC 11 का 1 मानते हैं। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको फॉर्मूला के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो जैसे CFC 12 है, उसको कैसे लिखेंगे, CF2 Cl2 लिखेंगे। CFC 113 है, उसको कैसे लिखेंगे, CF2 Cl CF Cl2 ऐसे लिखेंगे। CFC 114 है, इसको कैसे लिखेंगे, ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। CFC 115 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुड मॉर्निंग प्रतिभा मैम, अंश जी, संतोष कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब मैं बात करूं कुछ और, जैसे आपने कई बार नाम वाटर शेड से एक क्वेश्चन आता है कि वाटर शेड क्या चीज होती है। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं, जैसे सोर्स क्या चीज है, ट्रिब्यूटरी क्या चीज है, वाटर शेड क्या चीज है, कॉन्फ्लुएंस क्या चीज है, चैनल क्या चीज होती है और माउथ क्या चीज है। बेसिकली अगर हम बात करें सोर्स है द अपलैंड एरिया वेयर द रिवर बिगिंस, जहां अपलैंड एरिया है जहां पे रिवर स्टार्ट होती है, दैट इज सोर्स। उसके बाद ट्रिब्यूटरी की बात करें, ए रिवर विच जॉइन ए लार्जर रिवर, एक रिवर जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है। वाटर साइड क्या है, द बाउंड्री, जो यहाँ पे ये डॉटेड एयर है ना, ये वाटर शेड है। ये वाटर शेड के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाटर शेड है, ये वाला जहां मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये डॉट वाली, ये वाटर शेड है। तो वाटर शेड द बाउंड्री डिवाइडिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर ए रिज ऑफ हाईलैंड। ये हाईलैंड का जो रिज होता है, जो बेसिकली एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से अलग करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर शेड। इसको आपको ध्यान रखना है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। और कॉन्फ्लुएंस का है द पॉइंट एट विच टू रिवर ज्वाइन, दैट इज कॉन्फ्लुएंस, जहां पे दो रिवर आपस में मिलती है। चैनल है द मेन रिवर इन द ड्रेनेज बेसिन, जो मेन रिवर है बेसिन में वो चैनल है। और माउथ क्या है, वेयर द रिवर फ्लो इनटू द सी और सम टाइम ए लेक, दैट इज माउथ। ठीक है, आपसे वाटर शेड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋषु क्या कह रहे हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसको कन्वर्ट, क्या ये तो फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन थोड़ी है फॉर्मूला, ये इसका है। जैसे आप H2O है, वाटर है, तो ये तो आपको बस याद रखना है भाई। ठीक है, एक है गृह रेटिंग। गृह क्या होता है या गृह क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है अबाउट, यानी कि GRIHA, इसका मतलब है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। बेसिकली ये क्या होता है, ग्रीन रेटिंग के लिए है, जो हैबिटेट यानी कि जहां हम रहते हैं उसके आंकलन के लिए ग्रीन रेटिंग दी जाती है। गृह रेटिंग जिसको बोलते हैं, गृह इज इंडियन नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग। जो ग्रीन बिल्डिंग होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बिल्डिंग होती है, उनके लिए रेटिंग सिस्टम है गृह रेटिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर बात करें ह्यूमन हैबिटेट, जैसे ममता बता रहे हैं कि 90 ऐड कर दो, अब ऐड कर लेना है ऐसे, अगर आपसे फॉर्मूला बनता है तो ऐसे। पूजा मैम वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। ह्यूमन हैबिटेट्स इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट इन वेरियस वेज। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन हैबिटेट्स होती है, जो बिल्डिंग वगैरह होते हैं, वो इन्वायरमेंट से अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम कंस्ट्रक्ट टू ऑपरेशन। कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे हम शुरू करना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और तब तक वो उसको ढाते हैं, बनाते हैं, ये सब इन्वायरमेंट से तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। तो वो एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है कि कौन सा ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो गृह रेटिंग से निकालते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसमें रेटिंग थ्रेशोल्ड में स्टार दिया जाता है और ये आपसे पूछता है कि कौन सा स्टार कितने वाले को कितना स्टार दिया जाता है। अगर गृह रेटिंग ये 2019 रेटिंग थ्रेशोल्ड के माध्यम से दिया है, अगर वैल्यू 25 से 40 है तो 1 स्टार है, अगर 41 से 55 है तो 2 स्टार है, अगर 56 से 70 है तो 3 स्टार है, 71 से 85 है तो 4 स्टार है, और 86 से ज्यादा है तो 5 स्टार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टार के बारे में पूछ लेते हैं कि रेटिंग में कौन कितने स्टार किसको है, तो याद रखना 25 से 40 ये आपको दिख रहा होगा, 25 से 40 कितना है 1 स्टार है, 41 से 55 कितना है 2 स्टार है, 56 से 70 3 स्टार है, 71 से 85 4 स्टार है, और 86 से ज्यादा वाला 5 स्टार है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम इसके टेबल के बारे में बात करें तो जो व्हीकल्स हैं, आपको पता है अभी BS6 की बात हो रही है कि BS6 है अब, है ना। तो आपको इसमें क्या डिफरेंस है, BS4 और BS6 में अगर डिफरेंस देखें तो किस चीज का रिडक्शन हो रहा है या कौन सी पोल्यूटेंट का ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये चीजें की गई है BS4 और BS6 में, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं नॉक्स की बात करूं, अगर पेट्रोल व्हीकल की बात करूं नॉक्स की, तो BS जो 6 है उसमें जो कितना है 60 मिलीग्राम की बात हो रही है। अगर BS4 की बात करें तो 80 मिलीग्राम है। तो BS6 से कितना रिडक्शन किया है हमने, लगभग 25% का रिडक्शन किया है नॉक्स के, कम निकले BS6 में बेसिकली। ठीक है, देखो BS6 में कितना निकल रहा है 60 मिलीग्राम है और BS4 में 80 मिलीग्राम है, तो ये कम पोल्यूटेड है ना BS6, इसीलिए BS6 व्हीकल है। ठीक है, और अगर नॉक्स की डीजल की बात करें तो देखो BS6 में है 80 मिलीग्राम, और अगर BS4 की बात देखो आप है 250 मिलीग्राम। तो हमने यहाँ पे रिडक्शन किया है BS6 लाके लगभग 82% का, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पार्टिकुलेट मैटर की बारे में बात करें, अगर डीजल है तो 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर की बात है, अगर पार्टिकुलेट मैटर की बात करें डीजल के लिए। और BS4 है 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने 68% का रिडक्शन किया है BS6 को लाके। और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स की बात करें तो 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर है BS6 में, और BS4 में 300 मिलीग्राम पर किलोमीटर है। यहाँ पे हमने 43% का रिडक्शन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो BS4 और BS6 व्हीकल है उनका डिफरेंस की बात हो रही है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि BS6 होगा उसमें आपको कम पॉल्यूशन होगा और BS4 में ज्यादा होगा। अगर कंपेरेटिवली हम बात करें नॉक्स की कंपेयर में, हमने बात की पार्टिकुलेट मैटर के और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर हम क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव डाटा क्या होते हैं, गुणात्मक डाटा होते हैं जहां पे वर्ड्स की बात होती है, शब्दों की बात होती है।
और या पिक्चर की बात होती है, क्वालिटी को डिफाइन करना, जैसे आप मेरी क्वालिटी को डिफाइन करोगे तो शब्दों में डिफाइन करोगे ना कि अच्छा है बुरा है, यूं तो नहीं कहोगे कि आधा किलो अच्छा है आधा किलो बुरा है, वो तो क्वांटिटी होती है, वो मात्रात्मक होती है। तो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक डाटा को फिर हम डिवाइड करते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स होता है, नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्वालिटेटिव डाटा दैट ओनली टू कैटेगरीज, एट्रीब्यूट में क्या होता है जिसमें दो कैटेगरी होती है, जैसे मेल या फीमेल, यस या नो, डेड और अलाइव, ये एट्रीब्यूट्स है। नॉमिनल की मात्रा में क्या है, डाटा दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, ऐसे डाटा जिसको हम ऑर्डर में नहीं रख सकते, और हैव मोर देन टू कैटेगरीज। एग्जांपल के लिए जैसे हेयर का कलर है, जिसमें कहूं ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लेंडी कलर, ठीक है, तो ये नॉमिनल में है। अगर मैं मैरिटल स्टेटस की बात करूं कि मैरिड है या अनमैरिड है या डाइवोर्स है या सेपरेटेड है, तो ये नॉमिनल के अंदर आ जाएगा। अगर ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी ऑर्डर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जैसे मैं एग्रीमेंट या को ऑर्डर में रखूं तो कहेंगे स्ट्रांगली एग्री है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये एग्रीमेंट का ऑर्डर हो गया। जैसे हैप्पीनेस का हो गया कि मैं हैप्पी, अनहैप्पी, वेरी हैप्पी, है ना, तो ये सारी चीज जो हैप्पीनेस का ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डिनल में ऑर्डर की बात होती है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटेटिव डाटा की बात करूं यानी कि मात्रात्मक डाटा की बात करूं तो ये दो तरह का हो गया, एक तो डिस्क्रीट हो गया और एक कंटिन्यूअस हो गया। डिस्क्रीट डाटा ऐसा होगा जहां के अंदर हम पॉइंट में नहीं ले सकते, जैसे डिस्क्रीटिव क्वांटिटी डाटा आर दैट फॉर्म ऑफ ए डाटा दैट कैन ओनली टेक पर्टिकुलर नंबर लाइक होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये बात करें कि उस रैंक में कितनी बुक्स रखी हुई है, ये आप कहोगे 1 या 1 2, ऐसे तो नहीं कहोगे ना 1.1 बुक रखी हुई है, या फिर मैं आपको कहूं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट है तो आप यही कहोगे 5 10 15 20 जितने भी होंगे, एग्जैक्ट होल नंबर होगा। यूं तो नहीं कहोगे आप कि उस क्लास में 10.5 बच्चे बैठे हैं। तो इस तरह से जो डाटा होंगे जो होल नंबर के बारे में बात करेंगे लाइक डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डाटा होंगे। और कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें टेक ऑल वैल्यू आइदर इट इज होल नंबर और रियल नंबर, ये सब कुछ लेता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो तापमान आपको पता है नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर हम ये कहें पॉइंट की वैल्यूज भी ले लेगा। जैसे हाइट की बात करें तो हम कह सकते हैं 5 फुट 2 इंच है ना, 5 फुट 7 इंच है, ये हाइट। वेट की बात करें तो भी हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहां कंटिन्यूअस हो, पॉइंट वगैरह की वैल्यू सब ले ले तो वो कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा हो गए। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। अर्थमेटिक मीन क्या चीज होती है इसके बारे में आपको पता ही है। मीन क्या होता है, मीन और इसमें एक नोट भी है जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जो रेड कलर में, उसको बहुत संभाल के रखना है। मीन बेसिकली क्या है, द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द देम टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिकली क्या है कि जितने आइटम दिए हुए हैं उनको ऐड करके जितने आइटम है नंबर ऑफ आइटम उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ये एक चीज याद रखना क्या है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये आपसे स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है क्या, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, ऐसा होगा। और इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। हमने एक 5 वैल्यू ले ली है, क्या क्या वैल्यू है देखिए, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 15 और एक वैल्यू है 19। तो इन सबको जोड़ो आप, ये कितनी आ गई, 19 और 1 20, 25 और 25 50, ये टोटल आ गया। अगर इसको जोड़ो इन वैल्यूज को तो 50 आ गया। और अगर इसका नंबर ऑफ आइटम 5 हो गए, 1 2 3 4 भाग 2 तो 5 हो गया। तो इसका जो मीन आया है वो अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब इनका डेविएशन देखो कितना हो रहा है, 10 का 1 के साथ डेविएशन 9 हो गया। देखो इस पहली वैल्यू के साथ 10 का 5 के साथ 5 का डेविएशन हो गया, 10 का 10 के साथ कोई डेविएशन नहीं है, 10 माइनस 10 0, 10 के साथ का 15 के साथ -5 का डेविएशन हो गया क्योंकि 15 10 माइनस 15 तो -5 हो गया, और 10 माइनस 19 तो -9 हो गया। अब इसको टोटल करो तो 0 आएगा। देखिए इधर प्लस के 9 माइनस के 9, प्लस के 5 माइनस के 9, 0 0 बच गया। तो ये यही कह रहा है कि अगर हम सम करें, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये बात ध्यान रखनी है और आपको ये चीज यहां से समझ में भी आ गई होगी। और अरिथमेटिक मीन का लिमिटेशन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत इफेक्ट होती है। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होने का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक्सट्रीम, मान लो इन 5 वैल्यूज है, इसमें मैं एक वैल्यू को 500 कर दूं तो देखना
एकदम से यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, जबकि वो फिर कहीं वो एक ही वैल्यू 500 थी लेकिन वो कितना इफेक्ट कर गई, कितना ज्यादा एवरेज मीन आ जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या है, बेसिकली मीडियन है पोजिशनल एवरेज है। ये पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप पोजीशन में लगाते हो पुट द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है उसको आपने स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर का एक सीक्वेंस बना दिया, तो नंबर इन द मिडल इज द मीडियन, जो मिडल में आएगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से बात करेंगे, और अगर इफ देयर आर टू मिडल नंबर यानी कि इवन नंबर है तो उसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये आ जाएगा मीडियन। आप समझे ना, मीडियन पोजिशनल एवरेज होता है। जैसे कोई भी वैल्यू है ना, 5, 15, 10, 25, 30, तो अब हमने क्या किया, इसको सीक्वेंस में रख दिया, 5, 10, 15, 25, 30, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रख दिया, 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, तो ये आ गया मीडियन वैल्यू, ठीक है ना, 2 बीच का हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक वैल्यू और आ गई 35 आ गई, तो ये 6 होगी, तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे इसको, तो वो आ जाएगी, यही कह रहा है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है मीडियन की, देखो द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लिस्ट। ये याद रखना है, यहाँ पे साइन का क्या है, इग्नोरेंस है, वहां पे हमने साइन को इग्नोर नहीं किया था। अगर आपने देखा हो तो मीन की बात करें तो वहां पे माइनस और प्लस को इग्नोर नहीं किया था हमने। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लिस्ट। एक्सट्रीम वैल्यू डजंट इफेक्ट द मीडियन, एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ तो इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हम जोड़ नहीं रहे, हम सिर्फ उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रख रहे हैं। और मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा डोंट बेस ऑन ईच एंड एवरी आइटम, ये हर एक आइटम पे बेस नहीं है, आपको ये बात भी पता होगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ममता मैम, जैसे ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल मोड की बात करें, ठीक है। और ये जो आपका रिलेशन है मीन मीडियन मोड का, ये बहुत बार पूछा गया है। मोड क्या है, मोड है द वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होगा वो मोड होगा। जैसे एक एग्जांपल है 2, 5, 7, 7, 9, 5, 7, 2, तो अगर इसमें देखो सबसे ज्यादा टाइम कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, एक्सट्रीम वैल्यू डजंट इफेक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर रही है। एप्रोप्रिएट एवरेज डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा डोंट बेस ऑन ईच एंड एवरी सीरीज, जैसे हमने बात करी मीडियन में उसी तरह की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और ये एक रिलेशन है मोड, मीडियन और मीन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार, हर बार लगभग आपके पेपर में ये रिलेशन आ जाता है, मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आप आराम से नोट रखना दिमाग में, मोड के इजकल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये ध्यान रखना आप प्लीज, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के मेजरमेंट के बारे में बात करें तो कुछ सिंबल होते हैं, है ना, और कुछ सिंबल यूज होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए क्या क्या यूज होते हैं, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या यूज होते हैं। मीन के लिए अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बात करें तो म्यू यूज होता है, अगर सैंपल के लिए आपने देखा होगा एक्स बार यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें तो सिग्मा यूज होता है, और अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स में एस यूज होता है। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें तो, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एस स्क्वायर होता है। और स्टैंडर्ड एरर में क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन है, और यहाँ पे अगर बात करें सैंपल स्टैटिस्टिक्स में तो एस अपॉन रूट एन है। ये कुछ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप स्टैट के बारे में बात करते हो तो इस तरह के सिंबल्स आपको दिखते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ठीक लग रहा है, सब मजा आ रहा है क्या पढ़ने में, ये बताओ पहले तो, सब मजा आ रहा है पढ़ने में, कंसंट्रेशन बन रही है क्या, पहले आप लोग ये बताओ। कौन सा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है तो हो सकता है कि आपको चीजें ऐसे लग रही हो कि याद करनी पड़ेगी, एक बार बात करो थोड़ी, सब ठीक लग रहा है आपको जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ ठीक लग रहा है क्या? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लॉरेंज कर्व किसके बारे में है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लॉरेंज कर्व किसके बारे में है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी गुड। द लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी।
इनकम इन इक्वालिटी के बारे में या वेल्थ इन इक्वालिटी के बारे में बात करता है। या आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लॉरेंस कर्व क्या बात करता है, तो लॉरेंस कर्व बेसिकली इनकम इन इक्वालिटी या फिर वेल्थ इन इक्वालिटी यानी कि इनकम की असमानता या फिर वेल्थ की असमानता के बारे में बात करता है। और ये लॉरेंस कर्व डेवलप किया गया था इकोनॉमिक्स मैक्स लॉरेंस के द्वारा 1905 में। तो ये देखो, ये लॉरेंस कर्व आपको दिया हुआ है। ये जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, इसमें जो ये नीचे रेड लाइन दिख रही है, ये क्या है? लॉरेंस कर्व है, जो अनइक्वालिटी को शो कर रहा है। दिस इज लॉरेंस कर्व। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में तो देखो, आपको सीधी सी बात है, हम 10 यूनिट अब करेंगे तो हर चीज डिटेल में नहीं कर सकते हम। मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन दे रहा हूं यहाँ पे। अगर आपने चीजें पढ़ी हुई है तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। हर चीज को यहाँ बता तो नहीं सकते कि ये कैसे हो रहा है, ये सब चीजें तो वो हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस के बारे में बात करें, स्क्यूनेस क्या है? Skewness it mean lack of symmetry in a frequency distribution। जहां frequency distribution होता है वहां पे जितना सिमिट्री के अंदर लैक होता है, कम सिमिट्री होती है, उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं, है ना। व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमिट्रिकल इट इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है। जब हम ये कहें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि इस तरह से एक तरह से सिमिट्री के अंदर नहीं है, तो वो हम कहेंगे वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लाइन आपसे पूछा जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाली जो बात देखो, यहाँ पे मोड, मीन और मीडियन तीनों इक्वल है। दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक पोजीशन है। अगर हम स्क्यूड की बात करें, ये पहले वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज सिमेट्रिकल, आपने देखा होगा पूरा सिमेट्री बना हुआ है। अगर स्क्यूनेस की बात करें तो ये है, एक है नेगेटिवली स्क्यूड और एक है पॉजिटिवली स्क्यूड। ये दो डायग्राम, 2 नंबर आपको नेगेटिवली स्क्यूड दिख रहा है और 3 नंबर यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड दिख रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करें, अगर ये वाली बात करें तो इसमें क्या है, जो मीन है उसकी वैल्यू देखो सबसे ज्यादा है। मीन की वैल्यू यहाँ है ना, ये देखो ये है, और यहाँ पे मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद मीडियन की वैल्यू है और उसके बाद सबसे कम मोड की वैल्यू है। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, ठीक है, जहां मीन मीडियन और मोड हो गया। अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो नेगेटिवली स्क्यूड में देखो, यहाँ पे मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यहाँ देखो, और फिर मीडियन की वैल्यू है और फिर मीन की वैल्यू है। तो मोड, मीडियन और मीन, अगर इन दोनों की बात देखो आप, चाहे पॉजिटिव स्क्यू की बात करो चाहे आप नेगेटिव स्क्यू की बात करो, यहाँ पे मीडियन है वो बीच में ही है, ठीक है। मीडियन यहाँ पे भी यही है और मीडियन यहाँ पे भी है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मीन और मोड की पोजीशन चेंज हो रही है। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। स्क्यूज का मतलब कहीं ना कहीं सिमिट्री में डिस्टर्बेंस आ गया है, सिमिट्री नहीं है, और सिमिट्री ये सिमिट्रिकल है और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करें, 2 वेरिएबल है उसके कोरिलेशन और रिग्रेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या है? बेसिकली कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या है? रिलेशनशिप है जो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच होता है, दैट इज कोरिलेशन। अगर हम बात करें आर, स्मॉल आर, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्मॉल आर है। ये क्या है? दिस इज स्टैटिस्टिकली मेजर है। किसका मेजर है? स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि जो आपस में 2 वेरिएबल जुड़े हुए हैं वो कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। अगर इसको हमें मेजर करना है, दैट विल बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि स्मॉल आर होगा। कोरिलेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। कोरिलेशन का यूज क्या है? बेसिकली क्यों आप चीजों को कोरिलेट करते हो? क्योंकि जो हमारी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, जो भी हमारी प्रिडिक्शन की अनिश्चितता है, उसको हम कम करने के लिए तो चीजों को कोरिलेट करते हैं। तो कोरिलेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। किसी चीज को कोरिलेट करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ना। अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है और बहुत बार पूछी जाती है। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्केल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर इसकी कोरिलेशन के बारे में बात करें तो ये चॉइस ऑफ ओरिजिन और स्केल और यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट है। इसमें जो आर की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच लाई करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ चेंज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ये है ना, इट इज द रिलेटिव मेजर, -1 से +1 की तरफ जाता है। अगर ये डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए, ये यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई वाला भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव की बात करें तो ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर किसी तरह का रिलेशन नहीं है तो ये बात कर रहा है।
थर्ड। तो ये तो है पॉजिटिवली कोरिलेशन, ये नेगेटिवली कोरिलेशन, और ये कोई रिलेशन है ही नहीं, ये बात कर रहा है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन में ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीज। सिंपल कोरिलेशन का मतलब होता है जहां पे दो वेरिएबल को ही हम अध्ययन करते हैं, और मल्टीपल कोरिलेशन जहां पे मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम करेंगे, पार्शियल या टोटल। जैसे इसमें कोरिलेशन को स्टडी करने के कई सारे मेथड है, मैं उनके नाम बता देता हूं। तो मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन क्या है? ग्राफिक और एल्जेब्रिक मेथड है ब्रॉडली, और ग्राफिक में स्कैटर डायग्राम मेथड है, और अलजेब्रिक में अगर बात करें कार्ल पियर्सन का मेथड है, रैंक मेथड है, और कंकरेंट डेविएशन मेथड है। ये अलजेब्रिक मेथड है। तो इनसे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। मैं यहाँ पे प्लीज आपको नाम बता रहा हूं क्योंकि हर यूनिट से हमें जाना है, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। ठीक है, रिग्रेशन शब्द क्या होता है? रिग्रेशन बेसिकली है मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। बेसिकली ये क्या है, किसका मेजरमेंट है? अगर हम कोरिलेशन के बारे में बात करें तो दो वेरिएबल्स के बीच या रिलेशन की बात कर रहे थे, यहां है मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप। ये एवरेज शब्द देखना, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। जैसे सेल एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये एक रिग्रेशन की बात है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। ये आपको ध्यान रखना, दिस इज रिग्रेशन। और अगर बाइस थ्योरम की बात करें जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की बात करता है, तो ये क्या कहता है? बाइस थ्योरम बोलती है is a way of finding of a probability when we know certain other probability। यानी कि ये एक तरीका है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, जब हम अदर प्रोबेबिलिटीज या अदर प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस वन इज अ फॉर्मूला बायस थ्योरम। ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसमें जो पहला टर्म है, इसमें क्या लिखा जा रहा है? देखो, हाउ ऑफन ए हैपन गिवन दैट बी हैपन। अगर हम इसको ये जो चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ए कितनी बार होता है, दैट बी हैपन। हाउ ऑफन ए हैपन्स that B happens, that is written PAB। और अगर हम बात करें PBA, ये उल्टा होगा, how often B happens given that A happens, written by PBA and PA and how likely A is on its own। ये ऐसे लिखा जाएगा, ए अपने आप कैसे परिवर्तित हो रहा है, और हाउ लाइकली बी इट्स ऑन, दैट इज पी बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूलाज वगैरह देखे, टेंशन हो रही है क्या? एक बात बताओ, टेंशन हो रही है क्या? बताओ, या आपको आ रहा है ये सब, पता है क्या, या टेंशन हो रही है? बताओ बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, फिर पता लगे टेंशन हो रही है या आ रहा है, क्या है सिस्टम। बताओ बताओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आपने इनके नाम सुने होंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करें तो डिस्क्रेट और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। डिस्क्रेट में बाइनोमियल, पॉइसन और हाइपर जियोमेट्रिक होता है ना, डिस्क्रेट प्रोबेबिलिटी में, पता है, वेरी गुड। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल, यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पूछना चाहिए, है ना। टेंशन हो रही है, थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में ना, ज्यादा टेंशन नहीं है, आराम से। अब आपका थोड़ा फ्लो बन रहा है ना चीजों को देखे। हम 10 यूनिटों को आज पार कर देंगे तो अच्छा फ्लो बन जाएगा आपका। इसको अगर आपको टाइम हो ना तो एक बार और देखना, जैसे रिकॉर्ड हो जाएगी तो एक बार और उसको क्या है 2x पे करके देखना। एग्जाम से पहले 2 बार देख लोगे, 3 बार भी कोशिश करोगे, जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तब भी देखोगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए फायदे वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही रहेगा ना, कि आप अच्छे से चीजों को कर पा रहे हो, सही से चीजों को कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने हर यूनिट में से कुछ न कुछ मुझे पता है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? देखिए, पैरामीट्रिक में अजम्पशन किया जाता है, हाँ बिल्कुल अजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही बातें इंक्लूड की है 10 यूनिट में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे पैरामीट्रिक की बात करें, है ना, 10 यूनिट आज कंप्लीट करवाइए, हाँ बिल्कुल आज कंप्लीट कराएंगे थिंकर साहब, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पैरामीट्रिक में अजम्पशन होता है, नॉन पैरामीट्रिक में अजम्पशन नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर सेंट्रल टेंडेंसी की करें बात, तो मीन वैल्यू से सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं पैरामीट्रिक में, और नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन वैल्यू से निकालते हैं, ये याद रखना है। और कोरिलेशन की बात करें तो पैरामीट्रिक में पियर्सन कोरिलेशन है और नॉन पैरामीट्रिक में स्पीयरमैन का है। और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीट्रिक में, और अगर नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो आर्बिट्रेरी है, यानी कि एक तरह से विशिष्टता वाली बात हो जाती है। और पॉपुलेशन नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जरूरी है पैरामीट्रिक में, और यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। और एग्जाम्पल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा हैव टेस्ट, इसके बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज पैरामीट्रिक। और नॉन पैरामीट्रिक में है काई स्क्वायर टेस्ट है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। और इन टेस्ट के बारे में अलग से अपने यहाँ पे वीडियो है चैनल पे ना, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको जेड टेस्ट, टी टेस्ट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, है ना, आराम से वो भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। और अगर मैं बात करूं, ये हम जो बात कर रहे थे कौन कौन से, अगर क्लासिफिकेशन करें हाइपोथेसिस में, अगर पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बात करें तो कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। जो हमने पीछे बात की है वही है। और पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने बात कर ली है। तो ये एग्जांपल भी याद रखने हैं कि कौन सा पैरामीट्रिक में है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक में, और आपका डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसका तो बिल्कुल आंसर ही आपको दिख रहा होगा। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो राइट है आपका क्लीन इन्वायरमेंट का, वो कौन से भारत का जो कौन सा अनुच्छेद है ना, भारत के जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत आपको दिया गया है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज गारंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 21। ये सीधा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाते हैं ना, आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है। तो आपका क्लीन इन्वायरमेंट की जो गारंटी मिलती है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 21 के तहत मिलती है आपको, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, और आपको आर्टिकल 48A के बारे में भी आपने सुना होगा, 48A के बारे में आपने सुना होगा। 48 क्या है? 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। 48A क्या है? दिस इज डीपीएसपी में आता है, आपको पता होगा, ये 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद में आता है ये। और 48A कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बात करता है 48A। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द सेंचुरी। बेसिकली ये स्टेट के बारे में बात की है कि स्टेट है वो इन्वायरमेंट को इंप्रूव करेगा, सेफ गार्ड रखेगा फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का कंट्री के अंदर, ये 48A में लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर हम बात करें 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। ये आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, ड्यूटी की, तो ये ड्यूटी की बात है 51A के अंदर। इसका सब क्लोज जी है, यानी कि 51A का सब क्लोज जी है ना। तो सब क्लोज जी ऑफ आर्टिकल 51 इज इंपॉर्टेंट विच प्रोवाइड, ये क्या बोलता है 51G क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment including forest, lake, river, wildlife and to have compassion for living creature। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहता है कि हर एक सिटीजन का, हर एक भारतीय सिटीजन का क्या है? इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को बचाना है। ये कौन, यानी कि हर एक की कर्तव्य है। वो तो राज्य की बात कर रहा था 48A, ये हर एक सिटीजन की बात कर रहा है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। तो 51A ये ड्यूटी की बात करता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर बात करें 253, ये भी आपसे पूछा गया था। 253 आर्टिकल के बारे में भी पूछा गया था। क्यों? बेसिकली आपसे ये पूछा गया था कि एक बार की जो ये पोल्यूशन कंट्रोल ये बना है, एक्ट बने हैं ना, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बने हैं, ये कौन इंपावर करता है पार्लियामेंट को, या कौन सा आर्टिकल इंपावर करता है? तो पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग टेरिटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। बेसिकली आर्टिकल 253 है, वो इंपावर करता है संसद को कि वो इस पे क्या बना सकता है, किसी भी कन्वेंशन वगैरह बना से। तो ये आर्टिकल 253 से उसको पावर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और अगर मैं बात करूं ISO
000 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना। आपसे ये पूछ लेते हैं कि ISO 1400 स्टैंडर्ड में किसका क्या मतलब है, ये मैं कुछ आपको बता रहा हूं। जैसे ISO जो सीरीज है 14000, इस एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सीरीज है स्टैंडर्ड की। जैसे बात करें 14001 है, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, ठीक है। 14004 है, वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जनरल गाइडलाइन है। अगर 140010 की बात करें तो इन्वायरमेंट ऑडिटिंग की बात है। 14011 की बात करें तो ऑडिटिंग गाइडलाइन है किसके लिए, और ऑडिटिंग ऑन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और 14012 की बात करें तो ऑडिटिंग है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये स्टैंडर्ड है ना 14000, ये एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, एक सीरीज है स्टैंडर्ड की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहां लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर EIA की बात करें तो EIA आपको पता ही है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट की उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। इसमें हम दोनों तरह के इंपैक्ट को देख सकते हैं कि बेनिफिशियल और एडवर्स किस तरह के हैं, ठीक है। रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, किसी भी तरह के बेनिफिशियल और एडवर्स इंपैक्ट दोनों को देखते हैं। और UNEP है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने EIA को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है EIA एज ए टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग बनाने से या डिसीजन लेने से पहले कि किसी भी प्रोजेक्ट का किस तरह से इंपैक्ट आ सकता है उसको पहचानना, इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में जानना। दिस इज डिफाइंड बाय द UNEP, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं, इसको भी ध्यान से समझे। कैटेगरीज दी गई है, कुछ कैटेगरीज, ये सिद्धार्थ कांचे जी ने कहा है, सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड दिस रिवीजन PDF, वी विल ट्राई, ठीक है, कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर हम कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, और B को हमने डिवाइड किया है B1 और B2 के अंदर। तो कैटेगरी A के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके अंदर इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मैंडेटरी है ना, यानी कि उसको स्क्रीनिंग जैसे प्रोसेस से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसमें EIA की जरूरत ही है। जो प्रोजेक्ट है वो अगर कैटेगरी A में आ गया, कैटेगरी ए में जो भी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे उसके अंदर मैंडेटरी रहेगा इन्वायरमेंट क्लियरेंस, यानी कहने का मतलब EIA मैंडेटरी है, किसी भी तरह के स्क्रीनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरता। लेकिन कैटेगरी B है, उसको हमने क्लासिफिकेशन किया दो तरह से, एक तो B1 है, ठीक है ना, B1 में मैंडेटरी रिक्वायर EIA B1 में, लेकिन अगर B2 है उसके अंदर EIA रिक्वायर्ड ही नहीं है, डोंट रिक्वायर्ड EIA, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थस कैटेगरी ए, प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B अंडरगो द कंप्लीट EIA प्रोसेस, वेयर जो कैटेगरी B है वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लीट EIA प्रोसेस। B2 है उसके अंदर कंप्लीट EIA की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है EIA का, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि EIA इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हेन, कि EIA कहां रिक्वायर्ड है जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या है। पहला है लिमिटेड इंपैक्ट्स, लिमिटेड इंपैक्ट्स के लिए नहीं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगे तभी EIA रिक्वायर्ड होगा। देयर आर पोटेंशियल फॉर ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट, हाँ यहाँ यानी कि बहुत ही खतरनाक ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट हो सकते हैं तो होगा। Many people are likely to be affected by the project, हाँ बिल्कुल, जहां जिस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग प्रभावित हो। नो कम्युनिटी एस्पेक्ट, नहीं, फिर तो नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड होना चाहिए। देयर आर प्रोटेक्टेड एरिया इन द प्रोजेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल, अगर यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है ना, वो प्रभावित हो रहा है तो भी EIA हम करेंगे। तो EIA के लिए B, C और E इज द राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आ गया, ठीक है। आप कंसंट्रेट तो है ना, बिल्कुल आराम से शांति से चीजों को सुन रहे हैं, आराम से एक बार थोड़ा थोड़ा बताते रहिए, बीच में कहीं कोई सो तो नहीं गया। अरे बताओ, ऐसा तो नहीं मैं पढ़ते जा रहा हूं और सोते जा रहे हो, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप सो जाओ। आगे चलते हैं। स्टेप्स ऑफ EIA के क्या क्या स्टेप्स हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखते हैं। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत, है ना। इसको EIA के कौन कौन से स्टेप्स हैं ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डाटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, और आगे है असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स,
है ना। यानी कि पहले हम स्क्रीन आउट करेंगे कि वहां पे जरूरत है कि नहीं, फिर स्कोपिंग की पॉइंट को देखेंगे हम, बेसलाइन डाटा, सेकेंडरी डाटा को उठा के देखेंगे, इंपैक्ट को प्रिडिक्शन करेंगे, अल्टरनेटिव्स, पब्लिक हियरिंग, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग द क्लियरिंग कंडीशन। ये ईआईए के स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्टेप्स ऑफ ईआईए। ईआईए के स्टेप्स आपसे कई बार पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं विच सीक्वेंस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डाटा कलेक्शन, इंपैक्ट प्रिडिक्शन, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, पब्लिक हियरिंग, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग फॉर द क्लियरेंस कंडीशन। और टाइप्स ऑफ ईआईए, यहां से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर बात करें रैपिड ईआईए और कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए, ठीक है, ये मॉनिटरिंग में हम देखेंगे ना सारा, ऋषु त्यागी जी, ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग बिना इवैल्यूएशन से तो नहीं करोगे ना, इवैल्यूएशन तो कर लिया आपने, मैनेजमेंट प्लान में डिसीजन मेकिंग करोगे। अगर आप इवैल्यूएशन कब करते हो, स्कोपिंग का मतलब होता है, मतलब इवैल्यूएट कब, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो इवैल्यूएशन करके ही करोगे ना, तो डिसीजन मेकिंग ब्रॉड टर्म है ना, समझे ऋषु। ममता मैम कह रही है स्कोपिंग बता दो सर, कंफ्यूज्ड। स्कोपिंग मीन्स आपको कौन कौन से की पॉइंट को स्टडी करना है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं ना कि मुझे ये स्टडी करना है, कहां कहां स्कोप है ना, किस 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 चीज से, कौन से प्रोजेक्ट से क्या इंपैक्ट आने वाले, कौन कौन से स्कोप में आएंगे, कौन कौन से की इश्यूज है, ठीक है ना। ये डेज वगैरह के बारे में मैं आगे बात कर लूंगा, लेकिन हर एक का रंजीत राज जी करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं रैपिड ईआईए में आपको कुछ टाइम बताता हूं, टाइम पीरियड, और कॉम्प्रिहेंसिव में बताता हूं। अब रैपिड ईआईए क्या होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओनली वन सीजन रेदर देन मानसून। याद रखना, अगर कोई कह रहा है कि रैपिड ईआईए हो रही है तो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होता है एक सीजन का, अदर देन मानसून। टाइम फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रैपिड ईआईए इज मच शॉर्टर, यानी कि 3 मंथ्स, लगभग 3 मंथ का। बहुत ही आपसे पूछ लेते हैं कि रैपिड ईआईए का टाइम फ्रेमवर्क कितना होता है, अंडरस्टैंडिंग रैपिड ईआईए मच शॉर्टर, कितना, लगभग 3 मंथ है। दिस इज कैरिड आउट फॉर प्रोजेक्ट दैट आर लाइकली टू कॉज लिमिटेड एडवर्स इंपैक्ट, यानी कि जो कम एडवर्स इंपैक्ट रखता है, ज्यादा उसके दुष्प्रभाव नहीं है, उस पे हम रैपिड ईआईए करते हैं। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए के बारे में बात करेंगे, यूजुअली कंडक्टेड फॉर प्रोजेक्ट दैट आर लाइकली टू कॉज मेजर और ए सीरीज ऑफ एडवर्स इंपैक्ट। दिस इज कंडक्ट over a year as it involve collection of data for 3 season rather than monsoon। ये 3 सीजन यानी कि एक साल ओवर ए ईयर चलता है और इसमें लगभग 3 सीजन के डाटा इकट्ठा करते हैं, rather than ए मानसून, मतलब मानसून को अदर देन ए मानसून, मानसून को छोड़ के, ये याद रखना है, ठीक है। इसकी मेथोडोलॉजी क्या क्या है, कौन कौन से मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट के, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाएंगे। जैसे एडॉक मेथड की बात करते हैं, चेकलिस्ट की बात करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, मैप ओवरले की बात करते हैं, या फिर जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं। दीज आर मेथोडोलॉजीज, किस लिए जो यूज की जाती है, आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के क्या क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथोडोलॉजीज अपना रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम, ये नोट है, ये भी कुछ आपको संभाल के रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सेक्शन 28 है ना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसका सेक्शन 28 है, वो परमिट देता है, ग्रांट और परमिट। ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन है वो परमिट देता है। बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको परमिट देता है सेक्शन 28 ऑफ इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसका सेक्शन 28 है, वो ग्रांट देता है किसको, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में on application grant or any person or a permit to enter or reside in a sanctuary for all or any of the following purpose। यानी कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो किसी एप्लीकेशन के आधार पे ग्रांट दे सकता है या परमिशन दे सकता है एक आदमी को, किसी पर्सन को, कि उसमें एंटर करने के लिए, क्या, इन्वेस्टिगेशन और स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पर्पज ऑफ इंसिडेंटल देयर, साइंटिफिक रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, टूरिज्म, या ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस विद एनी पर्सन रेजाइडिंग इन द सेंचुरी, या कोई ऐसे सेंचुरी में कोई ऐसा पर्सन रह रहा है जिसमें लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं। बेसिकली ये सेक्शन जो 28 है उसके तहत आप परमिट कर सकता है, कौन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें, ये अनलाइक, ये याद रखना लाइन, अनलाइक द 1878 एक्ट
The 1927 Act did not refer to right of various communities over forest. अगर हम फॉरेस्ट एक्ट के बारे में आ चुके हैं तो याद रखना जो 1927 और 1878 में क्या है, अनलाइक 1878 the 1927 Act didn't refer to right of various communities over forest, यानी कि 1927 का है जो एक्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर कई सारी कम्युनिटीज के राइट के बारे में बात नहीं करता है, ये कि राइट है कि जैसे 1878 कहता है कि ये राइट है, लेकिन ये कहता है नहीं, rather the communities individual were expected to claim their right over the particular forest land before the forest settlement officer, यानी कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के आगे उसको क्लेम करना पड़ेगा कि इसमें मेरा ये राइट है, ये सब देखेगा। द ऑफिसर में कंडक्ट एप्रोप्रिएट इंक्वायरी अगेंस्ट सच क्लेम, और जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर है वो उस चीज को देखेगा, एप्रोप्रिएट इंक्वायरी करेगा कि इनका क्लेम ठीक है कि नहीं अकॉर्डिंग टू एक्ट 1927। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये नोट है, द एक्ट अंडर सेक्शन 39, जो 1927 एक्ट है इसका सेक्शन 39 है, वो क्या कह रहा है, द एक्ट अंडर सेक्शन 39 ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी ड्यूटी ऑन ऑल टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। आपसे ये भी पूछा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ड्यूटी लेती है सारी लकड़ियों पे और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के, तो वो कौन से सेक्शन के तहत लेती है, तो सेक्शन 39 के तहत लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेक्शन 64 क्या कहता है, एनी फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट arrest any person against whom a reasonable suspicious exist of his having been concerned in any forest offense, ठीक है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर 1 month और अपवर्ड, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 एनी फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी आपको या बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर वो लग रहा है कि कोई फॉरेस्ट ऑफेंस कर रहा है, किसी तरह से कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो उसको 1 महीना या उससे ज्यादा क्या सजा का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस में है ये बात, ये सेक्शन 64 में है। और अगर बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें, 1980 की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, द एक्ट हैज बीन इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सीधी सी बात है, कंजर्वेशन की बात है तो कंजर्वेशन ही करेगा, संरक्षण ही करेगा। आगे क्या है, डिफॉरेस्टेशन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, आपको सबको पता है अगर पेड़ काट देंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड लीड्स टू एनवायरमेंट डिटेरियोरेशन। Deforestation had been taking place on a large scale in the country and it had caused widespread concern. The Forest Conservation Act कब फॉरेस्ट में कब फोर्स में आया, 25 अक्टूबर 1980 में ये क्या आया, फोर्स में आया, ये भी आपको याद रखना है। The Forest Conservation Act came into force 25 अक्टूबर 1980, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, आपको पता है 1974 में आया, और इसके रूल्स के बारे में बात करें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 वाज इनेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 252, ये याद रखना है ना। तो और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। जो वाटर एक्ट है 1974 का, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू मेक प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड, ये तो होना ही होना है। टू फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एंड मेंटेनिंग ए रिस्टोरिंग होलनेस ऑफ वाटर, और एक ये थर्ड याद रखना, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू रेगुलेट एंड कर्ब वाटर पोल्यूशन, ये भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू रेगुलेट एंड कर्ब वाटर पोल्यूशन, ये किसके तहत है, वाटर एक्ट 1974 के तहत है, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मेन गोल के बात करें, CRZ के नोटिफिकेशन की बात करें 2011 के बारे में, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CRZ नोटिफिकेशन 2011, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 3 पॉइंट पहले ये पढ़ो, पहला क्या है, मेन गोल क्या है, टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, यानी कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे और समुदाय हैं उनकी आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। दो है टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कोस्टल
स्ट्रेचेज, यानी कि तटीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना, संरक्षण करना और उसको आगे बढ़ाना। और थर्ड है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर सतत विकास को बढ़ावा देना। ये बेसिकली मेन गोल है CRZ जो नोटिफिकेशन है 2011, इसके मेन क्या है, मेन गोल है। अगर इसके एज मेंशन्ड इन 1991 नोटिफिकेशन द CRZ एरिया एज क्लासिफाइड एज फॉलो। अगर 1991 के नोटिफिकेशन के तहत बात करें तो CRZ का यानी कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ना, अगर अगर बात करें CRZ के बारे में, तो अगर इसमें 1991 के बारे में बात करें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 यानी कि CRZ 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। अगर इसमें बात करें तो CRZ 1 है तो वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये याद रखना, ये मैच करने के लिए आ सकता है। जो CRZ 1 यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 किस में है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, है ना। अगर बात करें CRZ 2 है, उसमें है बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप यानी कि टाउन्स और सिटीज जहां पे बना सकते हैं, ये CRZ 2 के अंदर है। और CRZ 3 के अंदर है रूरल एरिया के लिए, प्रोवाइड फॉर रूरल एरिया। और CRZ जो 4 है डील विद वाटर एरिया, यानी कि ये 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक है सी के अंदर को CRZ 4। ये आपको याद रखना है, 1, 2 और 3, 4 ये मैच करना आ सकता है, ठीक है, ये मैच करना आ सकता है। ये पेपर फर्स्ट की क्लास नहीं है, ये इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 की क्लास है निकिता मैम, ठीक है, ये ध्यान रखें। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन आपको पता है कब साइन किया गया, 1971 में साइन किया गया। और रामसर क्या है, एक ईरान में सिटी है, आपको पता है। और एक तरह से बहुत ही पुराना ये इंटर गवर्नमेंटल समझौता है। और ये बेसिकली किसके लिए आया, वेटलैंड्स को बचाने के लिए आया है, यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, वेटलैंड जो है दलदली जो भूमि है उसको बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन आया है। कब आया है, साइन किया गया 1971 में। और इसमें कुछ ये बातें याद रखनी है, ये फोर्स में आया, अगर बात करें रामसर कन्वेंशन इंडिया में फोर्स में आया 1 फरवरी 1982 के अंदर। और अगर बात करें 2022 जो हम तक की बात करें तो टोटल 75 रामसर साइट है, जिसका एरिया है 132667 हेक्टेयर अपनी कंट्री के अंदर। और ये भी बोला गया कि 1982 से लेके 2013 तक हमारे यहाँ पे टोटल 26 साइट्स थी रामसर साइट, लेकिन 2024 से लेके 2014 से लेके 2022 तक और 49 ऐड होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, अभी टोटल है 75 अगर बात करें तो 2022 तक। तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट है, लगभग उनका नंबर 14 है, 14 रामसर साइट है। और उसके बाद यूपी के अंदर है 10 रामसर साइट है, ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है 14 और सेकंड पोजीशन पे यूपी है जहां पे रामसर साइट 10 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द following material are used as landfill sealant for control of gas and leachate। ये कह रहा है which of the following material, कौन से मटेरियल को यूज करते हैं लैंडफिल सील करने को और गैस के लीचेट को कम करने के लिए, कौन सी मटेरियल को यूज करते हैं। तो याद रखना है बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर को यूज करते हैं, यानी C और D इज द राइट आंसर। तो ये कहा है थर्ड ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन ये हो गया। याद रखना जब ये कह रहा है जो गैस और लीचेट नीचे जो रिसाव होता है एक तरह से, उसको सीलेंट के तौर पे किस में क्या यूज करते हैं लैंड फिलिंग में, तो याद रखना बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर को यूज करते हैं, यानी कि C और D इज द राइट आंसर। ये अगर मैं बात करूं बेंटोनाइट क्या चीज है, बेंटोनाइट एक बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक क्ले, ये याद रखना कि बेंटोनाइट इज ए वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक क्ले कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेंटली ऑफ किसका है ये मोरिलियनेट फाइन पार्टिकल साइज हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड मेंबर ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप। ये याद रखना कि बेंटोनाइट है एक बहुत ही नरम प्लास्टिक की मिट्टी है एक तरह से, और जिसमें मुख्य रूप से मोरोलाइट एक महीन कण के आकार का हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट और स्मेकलाइटाइट समूह का एक सदस्य है। और ब्यूटाइल रबर समटाइम्स जस्ट कॉल्ड ब्यूटिल is a synthetic rubber, a copolymer of isobutane with isoprene। ठीक है, ये क्या है, कोपोलीमर है किसका, आइसोब्यूटाइन किसके साथ, आइसोप्रेन के साथ, क्या
ब्यूटाइल रबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीजें लैंडफिल को हम सेव करने के लिए बेसिकली कि रिसाव नीचे नहीं जाए, तो बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर का यूज करते हैं। उसके बाद जो ये है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द इंटायर प्रोसेस चेन, ये 7 स्टेप है, ये भी आपको याद रखना है। अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो 7 स्टेप से जाना है। पहले है वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज एट सोर्स, फिर है प्राइमरी कलेक्शन, फिर है स्ट्रीट स्वीपिंग, फिर है सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज, फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, फिर है ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन फॉर सॉलिड वेस्ट, एंड फिर है फाइनल डिस्पोजल। ये 7 जो आपको स्टेप्स दिए हैं ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में सीक्वेंस। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हम करते हैं तो उसके इंटायर प्रोसेस से गुजरते हैं, तो ये चेन है 7 स्टेप्स में। क्या है? वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज एट सोर्स, प्राइमरी कलेक्शन, स्ट्रीट स्वीपिंग, सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन ऑफ ऑप्शंस फॉर सॉलिड वेस्ट एंड फाइनल डिस्पोजल। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, फिर ये कुछ नोट है जिसके लैंडफिल के बारे में जो संभाल के रखना है। क्या कह रहा है कि जो द लैंडफिल साइट शैल बी 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर, है ना। आपको याद रखना है कि जो लैंडफिल है वो साइट कितनी दूर होना चाहिए, 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर, 200 मीटर फ्रॉम पॉन्ड एंड 200 मीटर फ्रॉम हाईवे, हैबिटेशंस, public park and water supply well, and 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट एंड एयरबेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। However, in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 kilometer away from airport or airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority या air force as the case may be। यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में 10 से 20 किलोमीटर अवे हम एयरपोर्ट या एयरबेस से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सिविल एविएशन अथॉरिटी से, उसी के बाद हम इसको हम लैंडफिल बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो ये क्या है, द लैंडफिल साइट shall not be permitted within a floodplain as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, क्रिटिकल हैबिटेट एरियाज, सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरियाज जो हैं, यानी कि जो लैंडफिल है वो जहां पिछले 100 वर्षों में जहां पे बाढ़ रिकॉर्ड की गई है, या फिर ऐसा कोई आर्द्र भूमि है, या फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्रिटिकल सिविल एरियाज हैं, या फिर सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरियाज हैं, उनके अंदर हम लैंडफिल नहीं, परमिशन है, लैंडफिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल ऑन द हिल शैल बी अवॉइडेड, यानी कि हिल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना जो लैंडफिल का है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ए सुटेबल लैंड शैल बी आइडेंटिफाई इन द प्लेन एरिया डाउन द हिल विद इन 25 किलोमीटर फ्रॉम सीटिंग अप सैनिटरी लैंडफिल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफी अच्छी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं लैंडफिलिंग के बारे में, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इनको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो ये कुछ नोट और हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड है किसके लिए, सस्पेंशन सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल, दिस इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपसे पूछ लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, यानी कि जो शुरुआती फेज होगी, फर्स्ट फेज होगी ऑफ डीकंपोजिशन, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफिल हम कह सकते हैं। द प्राइमरी बाई प्रोडक्ट की बात करें, प्राइमरी बाई प्रोडक्ट है, याद रखना, प्राइमरी बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात करें द प्रीडोमिनेटेड गैस इमिटेड ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल इज मीथेन। प्रीडोमिनेंट गैस की बात करें तो क्या है, मीथेन है। और ये कुछ इमिशन है लैंडफिल सॉलिड वेस्ट के, अमोनियम है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कुछ लैंडफिल के, सॉलिड वेस्ट लैंडफिल के इमिशंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें इंसिनरेशन, इंसिनरेशन क्या है, दिस इज ए कंट्रोल कंबशन प्रोसेस, एक मतलब दहन प्रक्रिया है कंट्रोल। इसके अंदर जो वेस्ट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, एंड द वेस्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ प्रेजेंट आर डिस्ट्रॉयड एंड डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। बड़े हाई टेम्परेचर पे डीनेचर करते हैं और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। एन इंसिनरेटर शुड ऑपरेट इन द टेम्परेचर रेंज 800 to 1200
100 डिग्री सेल्सियस व्हेन मेडिकल वेस्ट इज इंसिनरेटेड। जो भी मेडिकल वेस्ट है, डिस्पेंसरी वेस्ट है, ये इंसिनरेट किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है इंसिनरेशन से आपने कल अगर बात है, आपने क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन भी था कि लगभग अगर हम 600 या 850 के नीचे की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, फ्यूरान्स एंड डाइऑक्सिन आर इमिटेड, है ना। ये आपको पता है, जब हम पीवीसी वगैरह को, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसको अगर हम इंसिनरेट करते हैं तो ये खतरनाक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है। और द टेम्परेचर ऑफ द प्राइमरी चैम्बर शैल बी मिनिमम 800 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकेंडरी चैम्बर शैल बी मिनिमम 1050 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ से प्लस माइनस हो सकता है 50 का। और जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है ना, उसपे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। जो एक्सपायर टॉक्सिक ड्रग्स हो जाती है उसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उसको इंसिनरेशन किया जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा। ये भी आपको ध्यान रखना है। देयर विल बी नो केमिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सेप्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड हाई इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि इसमें कोई पहले प्री केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है किसी भी वेस्ट का इंसिनरेशन से पहले। किसके सिवाय? जो माइक्रोबायोलॉजिकल या लेबोरेटरी और हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है उसका तो किया जाता है, सामान्यतः नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पायरोलिसिस भी आपको पता है टेम्परेचर पे, इस पे भी एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन है, ताप की उपस्थिति में इसको भी डिकम्पोज किया जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है 500 से 40 से 1000 डिग्री सेल्सियस की बात होती है। और यहाँ पे अगर इंसिनरेशन से और हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है पायरोलिसिस। एक बार आपको ये इंसिनरेशन और पायरोलिसिस के बीच डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑटोक्लेविंग क्या है? एक लो हीट थर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर जो स्टीम है वो कांटेक्ट में आती है वेस्ट के, इसीलिए इसको स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। स्टीम यानी कि भाप इसके कांटेक्ट में आती है, स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको वेट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट। कोई भी हैजार्डियस यानी कि जो खतरनाक है या फिर कोई दूसरा वेस्ट है तो उसको मैनेज करने की क्या क्या प्रक्रिया है? प्रिवेंशन, है ना, बचा, मिनिमाइजेशन करो, उसको रीयूज करो, रिसाइकलिंग, रिकवरी, है ना, या फिर सेफ डिस्पोजल, ऐसे चलना है। प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी और सेफ डिस्पोजल तक जाना है। दिस इज द प्रोसेस या प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट। ये प्रोसेस से गुजरना है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको ये मोस्ट सुटेबल या कौन सा कंडीशन रहेगी? अगर हम बात करें हाईली इन्वायरमेंट के बेनिफिट कौन सा होगा? हम उस वेस्ट से अवॉइड करें, है ना, कि ऐसा वेस्ट जनरेट ही ना हो। अगर जनरेट होता है तो रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल कर लें, रिकवरी कर लें, उसको ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। डिस्पोजल एक तरह से लो इन्वायरमेंट बेनिफिट है क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जाएगा, पोल्यूशन करेगा। और यहाँ नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जो प्रक्रिया में जाते रहोगे तो आपको पता है ये इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट चीजें हैं। जैसे किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो कि जनरेट ही ना हो या बहुत ही कम हो तो ये हाईली इन्वायरमेंट बेनिफिट है ना, लेकिन ये जब नीचे आ रहे हो ये लो होगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, कॉस्ट की बात करूं, तो ऊपर में लो कॉस्ट लगेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे तो उसको मैनेज करने में हाई कॉस्ट भी लगेगी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम अवॉइड करें, रिड्यूस करें, अगर वो नहीं हो रहा तो रीयूज, या तो इस सीक्वेंस में चलना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, मैं जो बोल रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? बताओ बताओ आ रही है ना? और ये आप ये भी ध्यान रखना, दिस इज ग्लोबल एवरेज ऑफ प्लास्टिक पर कैपिटा कंजप्शन इज 28 किलोग्राम। ग्लोबल एवरेज की बात करें प्लास्टिक के जो कंजप्शन की, वो पर कैपिटा कंजप्शन है 28 किलोग्राम एंड इंडिया हैज पर कैपिटा प्लास्टिक कंजप्शन ऑफ 11 किलोग्राम, है ना। भारत का कितना है? 11 किलोग्राम है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है जो पहले अगस्त 12 2021 में प्रोहिबिटिंग आइडेंटिफाई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, यानी कि जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको प्रोहिबिट करने के लिए 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना। तो इसमें थिकनेस की भी बात होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 75 माइक्रॉन्स फ्रॉम 30 सितंबर 2021 एंड 120 माइक्रॉन्स विद
द इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022, यानी कि जो कैरी बैग्स है उनकी जो थिकनेस है 50 से 75 30 सितंबर 2021 तक और 120 माइक्रोन तक लेके आया है 31 दिसंबर 2022 तक की। इसके बाद ऐसी चीजें यूज नहीं करनी, सिंगल यूज जो प्लास्टिक की बात है वो बात हो रही है। और कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और व्हाइट कैटेगरी। ये कब होती है? अगर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें पोल्यूशन इंडेक्स का जो स्कोर है वो 60 या उसके ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड रेड कैटेगरी, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल स्कोर जिसमें पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर 41 से 59 के बीच रहता है तो दिस इज ऑरेंज कैटेगरी। अगर ये 20 से 40 के बीच रहता है तो ग्रीन कैटेगरी, और 20 तक रहता है दैट इज व्हाइट कैटेगरी। दिस इज द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पोल्यूशन है जिसमें इंडेक्स में, तो ये कैटेगरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये करेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। जब हम कह रहे हैं चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन रिसोर्स रिकवरी फॉर मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट, मिक्स सॉलिड वेस्ट है, रिसोर्स रिकवरी के लिए क्या उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस रहेगा? तो ये तो पता ही है कि पहले स्क्रीनिंग करेंगे, श्रेडर करेंगे उसको, मतलब तोड़ना है ना, मैग्नेटिक का सेपरेशन करेंगे, फिर एयर क्लासिफायर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन? हाँ, नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब जानते हो आप, एक होता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स वो होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, कि पॉइंट आउट कर सके कि यहां से पोल्यूशन आ रहा है। और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब जहां पे कोई सी भी तरह को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जिसको हम पहचान नहीं कर सकते, है ना, जैसे कोई चीज किसी से फ्लो होके आ रही है ना, तो उसको हम कैसे चीजों को हम पता कर सकते हैं कि कहां से आ रही है, तो उस तरह के नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं। तो आपसे पूछा है कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के लिए नीचे में से कौन सा है वो गैर बिंदु स्रोत है जहां पे जिसको हम पहचान नहीं सकते, नॉन पॉइंट सोर्स कौन सा है? वेस्ट वाटर पॉन्ड जो है उसको तो हम पहचान पाएंगे कि ये वेस्ट वाटर पॉन्ड है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कूड़ा करकट का ढेर है उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। लैंड फिलिंग साइट भी हमें आपको पता है दिख सकती है। एग्रीकल्चर लैंड से तो रन ऑफ होके आता है, जैसे बारिश से, अब पता नहीं कौन सी लैंड से है, तो इसको हम नहीं कर सकते, ये नॉन पॉइंट सोर्स है। स्टोरेज टैंक भी हमें दिख जाएंगे। तो डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ डी ओनली, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखता है। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक के बारे में कुछ डिफरेंस के बारे में बात करें, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक है एक केमिकल रिएक्शन है, किस किस के बीच है? सनलाइट के बीच, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल जो कंपाउंड्स हैं, वीओसी जिनको बोलते हैं, ये इनकी केमिकल रिएक्शन है फोटोकेमिकल स्मोक में। और क्लासिकल स्मोक में क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखना है, यहां से आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल शांति से याद रखना है। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है, फॉर्म ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, जो भी धुआं है जो ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज से बाहर आता है उसकी वजह से होता है फोटोकेमिकल स्मोक। जबकि अगर हम क्लासिकल स्मोक की बात करें, वो हाई सल्फर कोल है, उसको जैसे हम सल्फर कोल यूज करते हैं, और आपको पता है कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ऐसे मिलता है। और जहां पे जैसे हमारे भारत में बिटुमिनस प्रकार का ज्यादा है ना, तो सल्फर कंटेंट जाता है। अगर हम हाई सल्फर कोल जलाएंगे तो वहां पे आपको पता है क्लासिकल स्मोक होने के चांसेस हैं। और इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को, और इसको रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। याद रखना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे रिडक्शन है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मोक है। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये बेसिकली आपको पता है समर में होगा, है ना, ड्राई में, सनी क्लाइमेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की जरूरत है। और ये कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में बनेगा क्लासिकल स्मोक जो होगा वो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वनी सिंह जी कह रहे हैं, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, मुझे कुछ काम है, क्या मैं आफ्टर द दिस क्लास ये वीडियो को देख पाऊंगी सारी यूनिट के साथ? बिकॉज मैं एक टीचर हूं, मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं कर पाई ऑनलाइन बट ऑफलाइन किए। हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब पे। और ये कुछ जनरल टेंडेंसी है NO2 की, ये याद रखना, जनरल टेंडेंसी फॉर NO2 टू क्रिएट O3, एंड वेयर NO है वो क्या करता है, O3 को डिस्ट्रॉय करता है। ये रिएक्शन तो अब हमने लिखी नहीं है, बेसिकली नोट आपको मैंने दे दिया। जब हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जनरल टेंडेंसी NO2 की होती है ओजोन को क्रिएट करने की, आपको पता होगा। और क्योंकि क्या होता है, NO2 टूटता है किसमें, NO+O में टूटता है, और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो O3 बनती है। तो ये तो जनरल टेंडेंसी
टेंडेंसी NO2 की होगी O3 बनाने की। और जो NO है वो क्या करता है, बेसिकली NO क्या करता है, इसको तोड़ता है, O3 को तोड़ेगा किसमें, मान लो O और O2 में टूट गया ना, तो NO2 क्या करेगा, NO क्या करेगा, O से रिएक्ट करके NO2 बना लेगा। तो बेसिकली कह रहा है NO तो है वो डिस्ट्रॉय करता है O3 को, जबकि NO2 है वो क्रिएट करता है O3 को। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है 2009 के। अब आपको थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहा है, ये पता नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फ्रेंड्स। इसमें आपको पता है क्या क्या है, इधर तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछ लेते हैं कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए कौन से मेथड का यूज करोगे, अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस का यूज करेंगे, ऐसे इधर मेथड दिए हुए हैं, है ना। और इधर पोल्यूटेंट्स हैं, और इधर कंसंट्रेशन दी हुई है, एनुअली कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना, ये सब दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनुअली और 24 आवर्स का। आप ये कंसंट्रेशन भी ध्यान रखनी है और ये मेथड्स भी ध्यान रखने हैं। ये मेथड्स और कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाटा डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी डाउनलोड कर सकते हो, ये PDF आपको दिख जाएगी वहां पे, लेकिन यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास बातें हैं, इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। ये मेथड्स भी, ये कंसंट्रेशन भी, और ये पोल्यूटेंट्स कौन सा कितना होना चाहिए, और कौन से मेथड से हम इसको आइडेंटिफाई या मेजर करते हैं, मेथड क्या है बेसिकली। और ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में और लैप्स रेट के बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्टेबल और स्टेबल, जैसे समर होती है तो आपको पता है गर्मियों के अंदर ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि अनस्टेबल का मतलब ऊपर जाता रहेगा जो एयर पार्सल होगा, और विंटर में स्टेबल होता है क्योंकि वो नीचे आने की कोशिश करेगा, जहां नीचे आने की कोशिश होती है वो स्टेबिलिटी होती है, हम ये बात करते ही हैं, ठीक है। जिस तभी तो कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में ज्यादा अर्ली मॉर्निंग जो हार्ट के पेशेंट है उनको नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि पोल्यूटेंट्स नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे हम ELR यानी कि इन्वायरमेंट लैप्स रेट के बारे में, DALR यानी कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में, और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में बात करते हैं। ये आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है लैप्स रेट के बारे में, यानी कि किस दर से कम हो रही है कोई चीज। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगी, जब जो ELR है वो लेस देन क्या होगा, DALR के होगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनस्टेबल कब होगा, जब ELR है वो ग्रेटर देन DALR है। और कंडीशनली अनस्टेबल की बात करें, जब ELR है वो इनके दोनों के बीच में रहेगा। और ड्राई न्यूट्रल कब होगा, जब ELR है वो DALR के इक्वल है। ये आपको तो पता होगा, ये चीजें पता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का अपना एक चैनल और है, आपको पता है ना, अपना इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG के नाम से एक सेकंड चैनल है अपना, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, वहां पे भी इसके लेक्चर हैं, तो आप वहां पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में देख सकते हो। क्या सबको पता है क्या, एक चैनल और है अपना इसके अलावा, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, वहां पे सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस है। कितने लोगों को पता है, एक बार वैसे ही पूछ रहा हूं, बताओ तो कितने लोगों को पता है, एक बार बताना, पता है क्या, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। थोड़ी थोड़ी बात भी कर ले फिर हो जाएगा। किसी को नहीं पता, हाँ ना कुछ तो लिखो। है क्या पता, ये शायद आपके लिंक में भी आ गया होगा, किसी को नहीं पता, नहीं पता, ये ऊपर लिंक आया होगा शायद उसी चैनल का होगा, और ये ऊपर जो लिंक आया है शायद उसी का होगा, या अभी टीम कर देगी आपको लिंक, वो सर कर देंगे आपको। ये चैनल है, देखो ये चैनल है अपना, थैंक यू साइंटिफिक थिंकर जी। वहां पे है ये, वहां सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं हम। आगे कुछ हम बाद में कोनिंग वगैरह के भी बारे में बात करते हैं ना, जब जो बात करते हैं स्मोक स्टैक, प्लूम्स और एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रोफाइल अफेक्ट द डिस्पर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम ए स्मोक स्टैक। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो अफेक्ट तो करेगा ही डिस्पर्शन को। बताओ अगर कोई चीज ठंडी है तो वो नीचे रहेगी, सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो फैलेगी। तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो प्रोफाइल जो है वो डिस्पर्शन तो करेगा पॉल्यूटेंट को। जो कोनिंग क्या होती है, ऐसे शब्दों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कीवर्ड्स बता देता हूँ। इफ ए स्मोक स्टैक वर टू इमिट पॉल्यूटेंट इनटू ए न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर, जो स्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम जो पोल्यूटेंट इमिट्स होते हैं तो वो है
coning. We might expect the plume to be relatively symmetrical. The term used to describe this plume is coning. अगर symmetrical है ना, symmetrical है बिल्कुल, तो वो क्या है, coning है. देखो यूं है, symmetrical है, stable के अंदर है, तो ये क्या है, ये coning है. This is coning. ठीक है ना, ये याद रखना है. यानी कि पोल्यूटेंट्स कहाँ इमिट हो रहे हैं, न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं. ममता मैम कोशिश करेंगे, है ना. लूपिंग किसके अंदर है, लूपिंग है एटमॉस्फेरिक, जब बहुत ही अनस्टेबल है तो लूपिंग होगा. लूपिंग कैसे, ऐसे 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 लूपिंग होगा, ये लूपिंग है. जब एटमॉस्फेयर काफी अनस्टेबल है तो वो लूपिंग होगा. ये अब मैच करना आता है कोनिंग, लूपिंग, और ये याद रखना. ठीक है. और फैनिंग कब होगा, फैनिंग प्लूम रिजल्ट व्हेन ए स्टेबल एटमॉस्फेयर ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्शन ऑफ प्लूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन. यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाता ही नहीं है वो, ग्रेटली रेस्ट्रिक्शन है किसी भी, तो वो होता है फैनिंग. ठीक है ना. ए स्टेबल एटमॉस्फेयर ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्शन ऑफ प्लूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाने देता. ठीक है. और एक है आपका फ्यूमिगेशन व्हेन स्टैक इज अंडर इन्वर्जन लेयर. जब स्टैक किसमें, इन्वर्जन लेयर के अंदर है, इन्वर्जन लेयर के अंदर है भाई, स्टैक इन्वर्जन लेयर के अंदर है. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा. इन्वर्जन का मतलब पता है ना क्या होता है. वैसे तो नॉर्मली हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाली लेयर होती है वो ठंडी होती है ना. ऊपर जाए कैसे होगा, जैसे ऊपर जाओगे या कोई गर्म है तो ऊपर गई तो ये यहाँ ठंडी हो जाएगी, तभी तो नीचे आएगी ना, तभी तो नीचे आएगी. लेकिन इन्वर्जन में जस्ट उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन में जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. फ्यूमिगेशन हो गया. और लॉफ्टिंग क्या होती है, लॉफ्टिंग में क्या है, व्हेन स्टैक इज अबोव एन इन्वर्जन लेयर. ये बस आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये जो डार्क की हुई है यही चीज याद रखना. व्हेन स्टैक इज अबोव एन इन्वर्जन लेयर तो लॉफ्टिंग बनेगी. ठीक है. अगर याद रखना, अगर फ्यूमिगेटिंग होगा तो स्टैक है अंडर इन्वर्जन लेयर है तब ये बनेगी. फैनिंग जब स्टेबल एटमॉस्फेयर में रेस्ट्रिक्ट करेगा प्लूम को वर्टिकल डिस्पर्शन के लिए. और लूपिंग बनेगी जब एटमॉस्फेयर वो बहुत ही अनस्टेबल है. और कोनिंग बनेगी जब न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर है. ये आपको याद रखना है. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ना. और गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में बात करें तो एयर पोल्यूशन मॉडल का बहुत ही मोस्ट कॉमन मॉडल है ये. और ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ए सिंपल फॉर्मूला. ये एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है. और क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द 3 डायमेंशनल कंसंट्रेशन फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स. ये याद रखना, अंडर स्टेशनरी मीटीरियोलॉजिकल एंड इमिशन कंडीशन. ये कंडीशन भी याद रखना. यह एक सरल सूत्र आधारित है जो स्थिर मौसम विज्ञान और उत्सर्जन स्थितियों के तहत एक बिंदु स्रोत द्वारा उत्पन्न त्रिआयामी एकाग्र क्षेत्र का वर्णन करता है. इट इज बेस्ड ऑन ए सिंपल फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब द 3 डायमेंशनल कंसंट्रेशन फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स अंडर स्टेशनरी मीटीरियोलॉजिकल एंड इमिशन कंडीशन, है ना. और गॉसियन प्लूम मॉडल के लिए ये आपको पता है, ये अपनी इक्वेशन फॉर्मूला ये आपको याद रखना है. सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन एट ग्राउंड लेवल एट द पॉइंट एक्स और वाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स डिस्टेंस है को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्स किसको कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्टली डाउन विंड के बारे में जो मीटर के अंदर है. और अगर बात करें वाई एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम प्लूम सेंटर लाइन. क्यू है इमिशन रेट. तो देखो इमिशन रेट और जो कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल है, इसको आपको ध्यान रखना है. और ये इफेक्टिव क्या है, स्टैक हाइट है. तो यहाँ पे इफेक्टिव स्टैक हाइट का मतलब आपको पता है ना, एक तो चिमनी की हाइट होगी, एक वो धुएं की हाइट होगी. थोड़ा ऊपर निकलेगा तो डेल एच होगी ये, तो एच प्लस डेल एच हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी वो, है ना. तो ये आपको ये फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, ये वाला, ये हर बार इससे क्वेश्चन आता है और मैं हर बार बताता हूं ये कि ये आपको करना है. हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन सिग्मा वाई है, हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट सिग्मा जेड है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. कंसंट्रेशन के बारे में, और ये आपसे पूछ लेते हैं इमिशन रेट के बारे में पूछ लेते हैं क्या रिलेशन है, स्टैक हाइट का क्या रिलेशन है. यहाँ पे नेगेटिव में एच है, ध्यान रखना, एच माइनस है, ध्यान रखना ये. ठीक है, कहीं उल्टा कर दो. और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये एक बार आपको राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पूछा था. ये बेसिकली क्या होता है, जो भी खतरनाक इमिशन होता है ना उसको कन्वर्ट करने का काम करता है व्हीकल्स में. इमिशन कंट्रोल डिवाइस है ये दैट कन्वर्ट टॉक्सिक गैसेज एंड पोल्यूटेंट. यानी ये किस में करता है, जैसे कोई भी टॉक्सिक गैसेज होती है ना, जैसे मान लो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड निकली व्हीकल में, तो ये कैटालिटिक कन्वर्ट क्या करता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है. ठीक है. और वैसे ही कोई हाइड्रोकार्बन या वाटर ये निकाल देता है. मतलब एक तरह से ये कन्वर्टर का काम करता है. जो भी आपको खतरनाक टॉक्सिक गैसेज वगैरह निकलती है उसको लेस पोल्यूटेंट में बदल देता है ना. कौन, कैटालिटिक कन्वर्टर. ये आपको ध्यान रखना है. कैटालिटिक
कैटेलिटिक कन्वर्टर। गाड़ियों में अभी बैठते पहले वोमिटिंग वगैरह होती थी, ये होती थी, अब कम होती है ना, क्योंकि ये कन्वर्टर है वो क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, और डेसिबल स्केल के बारे में आप जानते ही हो। डेसिबल स्केल के बारे में हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर हम हर 10 डेसिबल की बात करते हैं तो आपको पता है 10 गुना साउंड इंटेंसिटी बढ़ती है, और जो लाउड है वो ट्वाइस हो जाती है। आपको पता होगा जैसे 10 से 20 पे जाएंगे, 20 से 30 पे जाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी तो क्या होगी, 10 से 100 हो जाएगी, और यहाँ पे 100 से 1000 हो जाएगी। और अगर हम बात करें लाउड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, और यहां तक आते होते 8 गुना हो जाएगा, मतलब वो डबल होती जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिटी और ये। हाँ बिल्कुल आएगा रिशु। L10, L50 और L90 ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, L10, L50 और L90, ये आपने देखा होगा कई बार आता है। ठीक है, L10 इज द लेवल एक्सीड फॉर 10% ऑफ द टाइम। ये L10 का मतलब है लेवल एक्सीड फॉर 10% ऑफ द टाइम। फॉर 10% ऑफ द टाइम द साउंड और नॉइज हैज साउंड प्रेशर लेवल अबव 10, इसका मतलब ये है। और L50 is the level exceed for 50% of the time is statically the midpoint of the noise reading। ये noise में आते हैं, हर बार आता है L10, L50 और L90। N90 is the level of exceed for 90% of the time। For 90% of the time the noise level above this level it is generally considered to be representing the background or ambient level of noise environment। तो वेरिंग साउंड क्या होगा, तो अब वेरी कैसे होगा, L10 है वो ज्यादा ग्रेटर होगा किससे, L50 से, और L50 है वो ज्यादा ग्रेटर होगा N90 से। तो L10 होगा सबसे ज्यादा, जो वेरिंग साउंड होगी L10 सबसे ज्यादा होगा, L50 से भी ज्यादा होगा, और L50 है वो N90 से भी ज्यादा होगा। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ लेते हैं, ये दिस इज द लेवल एक्सीड है, ये जैसे 10% ऑफ टाइम, 90% ऑफ टाइम, 50% ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, और ये कुछ कैटेगरीज है, नॉइज लेवल्स डेसिबल में दिया हुआ है, पर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत कुछ कैटेगरीज दी गई है। जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर डे के अंदर 75 होना चाहिए और नाइट के अंदर 70। कमर्शियल के क्षेत्र में बात करें तो डे में 65 और नाइट में 55, और रेजिडेंशियल में बात करें तो 55 और 45 डेसिबल, और साइलेंस जोन में अगर डे की बात करें तो 50 और नाइट की बात करें तो 40। तो ये क्या है, कैटेगरीज ऑफ एरिया है, और यहाँ पे नॉइज लेवल है डेसिबल में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है ना, यानी कि मोल क्या है, एन से डिनोट करते हैं मोलरिटी, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसका मास, गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो वो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा उसका। किससे, जो सब्सटेंस का दे रखा है उसका मास कितना दिया हुआ है, और उसको मॉलिक्यूलर मास से उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वहां पे मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपने सुना होगा मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना है, यहाँ पे किलोग्राम की बात हो रही है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, मोलिलिटी के अंदर ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक से फॉर्मूले हैं। और नॉर्मेलिटी का क्या है, नॉर्मेलिटी है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना। और ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट मास, इससे निकालते हैं। और अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना जो वैलेंसी कितनी है उससे हम डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें याद रखनी है, नॉर्मेलिटी, फिर ग्राम इक्विवेलेंट शब्द आएगा उसको भी याद रखना है, फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालता है उनको भी याद रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, कई सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो इतनी नॉर्मेलिटी इतनी मोलरिटी के बनाओ, ये आपसे पूछते हैं या बनाना पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपसे पूछा भी गया कि किस तरह का ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इंक्लूड ऑल एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनाएरोबिक ग्राम नेगेटिव नॉन सो फॉर्मिंग रोड शेप्ड बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस गैस अपॉन फर्मेंटेशन इन प्रिस्क्राइब्ड कल्चर मीडिया विद इन 48 आवर एट 35 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में कि कैसा बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और
ये नोट है कि जो MPN है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, द मेम्ब्रेन फिल्टर, MF, द प्रेजेंस अब्सेंस टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट टोटल कोलिफॉर्म। टोटल कोलिफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, द मेम्ब्रेन फिल्टर एंड द प्रेजेंस अब्सेंस टेस्ट, ये यूज किए जाते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले स्क्रीनिंग है, याद रखना, फिर एरिएशन है, फिर प्लेन सेडिमेंटेशन है, फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर डिसइंफेक्शन है, फिर सॉफ्टनिंग है। दिस इज द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या है, स्क्रीनिंग, एरिएशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिल्टरेशन, डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एलम की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रेड कलर में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये किस लिए यूज होता है, एज ए फ्लेकुलेंट टू रिमूव अनवांटेड कलर एंड टर्बिडिटी फ्रॉम वाटर सप्लाई। जो वाटर के अंदर टर्बिडिटी है या फिर कोई भी जो अनवांटेड कलर है उसको हटाने के लिए एलम का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ये बेसिकली एलम जो होता है, इसका फॉर्मूला ये है, आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर की हार्डनेस की बात करें तो ये क्या है, ये हार्डनेस ट्रेडिशनली मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू प्रेसिपिटेट सोप। सोप कितना प्रेसिपिटेट झाग वगैरह बन रहे हैं उससे हम हार्डनेस मेजर करते हैं। टोटल हार्डनेस इज डिफाइंड, टोटल हार्डनेस कैसे डिफाइन करते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन इधर लेके आओ, है ना। टोटल हार्डनेस इज द डिफाइंड एज द सम ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंसंट्रेशन बोथ एक्सप्रेस्ड इन कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन। जैसे अगर सॉफ्ट किसको बोलेंगे, 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर है, और मीडियम किसको बोलेंगे, 60 से 120 मिलीग्राम पर लीटर है, हार्ड 120 से 180 और वेरी हार्ड मोर देन 180 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और हार्डनेस भी आपको पता है दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी तो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट हार्डनेस होती है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से, उसको हम गर्म करते हैं तो ये चली जाएगी, है ना। और अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो ये किस में होती है, ये सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट की वजह से होती है, और इसको गर्म करने से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, है ना। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। परमानेंट वाली हम बॉइल करके नहीं रिमूव कर सकते, आपको इस बात का पता है। और ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर वेरी करता है ना। अगर सोइल की बात करें तो सोइल में ऑर्गेनिक मैटर वेरी करता है 3.5 से 5% बाय वेट ऑफ टॉप सॉइल। इट कंटेन पार्शली डिकेड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू के इसमें होता है ना। और बेसिकली इट एक्ट्स ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट का एक तरह से स्टोर हाउस है, आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। बेसिकली ह्यूमस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमिक क्या है, इसमें कार्बन होता है 45 से 55%, ऑक्सीजन 30 से 45%, हाइड्रोजन 3 से 6%, नाइट्रोजन 1 से 5%, सल्फर 1%। ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि क्या ज्यादा क्या कम होता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और हार्डनेस की बात करें तो आपको पता है मोहोज का हार्डनेस है वो, यहां से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ का स्केल में क्या है, टॉल्क है जो सबसे सॉफ्ट है, उसके बाद जिप्सम, फिर कैल्साइट, फ्लोराइड, फिर है एपेटाइट। इसके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज और कोरंडम, और सबसे ज्यादा हार्ड है डायमंड। तो ये आपको हार्डनेस स्केल है मोहोज का, ये भी याद रखना है। अगर यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ आ रहे हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ अगर संपूर्ण अर्थ को लें, यानी कि हम पूरी की पूरी अर्थ को ले लें, जैसे ये है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, पूरी अर्थ को ले लें हम, तो अर्थ के अंदर संपूर्ण अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन है ना, सबसे ज्यादा आयरन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, सबसे ज्यादा आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसके बाद सिलिका है। याद रखना, सबसे ज्यादा आयरन है ना, आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद सिलिका है। अगर अर्थ एज ए होल की बात करें, अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करें, ऊपर वाली लेयर की बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है और उसके बाद एल्यूमिनियम है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ और है, उनके बारे में बात करेंगे, और किसका कौन सा और है। अगर बात करें मरकरी का और क्या है, और ऑफ मरकरी, दिस इज सिनाबार, HGS, है ना। ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि मरकरी का और क्या है। जिंक का क्या है, जिंक का है स्पेलेराइट, ZNS, और टिन का है कैसिटिराइट, SnO2, है ना। और
बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, है ना, हेमेटाइट हो गया, ये सब आयरन का हो गया, जिंकसाइट हो गया, ये सब आपको ओर्स पता होना चाहिए। भी पूछ लेते हैं कि किसका और कौन सा है, ठीक है, किससे कौन सा बनता है और, है ना, यानी कि एक तरह के खनिज बनते हैं ना कि किससे निकल के आया, तो और है, जैसे मरकरी का कई बार पूछा है, सिनाबार है, HGS है, जिंक का पूछ लेते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहां से, ठीक है। और जैसे ये भी है, लिमोनाइट है, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉमेनक्लेचर मिनरल्स है, सॉरी, नॉन इकोनॉमिक मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, नॉन इकोनॉमिक मिनरल्स की बात हो रही है, लाइक क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है एंड कैल्साइट है, विच आर फाउंड इन एसोसिएशन विद और मिनरल आर नोन एज गैंग, यानी कि प्रोनाउंस गैंग, एंड आर कंसिडर्ड वेस्ट, इसको सब वेस्ट बोलते हैं, गैंग है, ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमिक मटेरियल नहीं है, नॉन इकोनॉमिक मटेरियल है, किसी काम की नहीं कह रहा मैं, नॉन इकोनॉमिक मटेरियल है, जो एसोसिएशन विद मोर और मिनरल, उसको कहते हैं गैंग बोलते हैं, गैंग। तो आपसे पूछा जा सकता है गैंग क्या है। इधर कुछ मिनरल ग्रुप्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, देखो, और इधर उसके एनाइनिक कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं कि क्या है, और इसमें दिया हुआ है कि कौन सा मिनरल किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव मिनरल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पढ़ने की बजाय मैं आपको पढ़ के बताऊं, आप इसको ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे नेटिव एलिमेंट है, इधर सल्फाइड है, S2 नेगेटिव है, इसमें पायराइट है, क्लेना है, ये सब आपको याद रखना है कि कौन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव मिनरल है, इसमें एनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या है और मिनरल ग्रुप कौन सा है, तो ये आपसे पूछते हैं ये ग्रुप कौन सा है, इसमें क्या क्या है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना ये, ठीक है। ध्यान रखोगे क्या, एक बार बता दो, ध्यान रखोगे क्या, फटाफट बताओ भाई, ध्यान रखोगे क्या, फटाफट। ये इधर फिर वही है, मिनरल है, इधर कंपोजिशन है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला है, याद रखना। इधर मिनरल है, जैसे ग्रेफाइट है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.23 है, क्वार्ट्ज है, SiO2 जो कंपोजिशन भी याद रखना है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, फेल्डस्पार का दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक पढ़ के बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको याद करना है, एक दो बार आप पढ़ोगे, इसको चिपका लेना, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो फैक्चुअल है, जो हमें याद करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। रॉक्स के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन किया गया है रॉक्स का, आपको पता है, इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है ना। और आपको पता है, फिर हम आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि विच वन इज इग्नियस रॉक, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स है और कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इग्नियस को हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बारे में क्लासिफाई किया है, ये आपको नाम याद रखने हैं, इग्नियस की कौन कौन सी है और सेडिमेंट्री कौन सी रॉक्स है, प्लीज याद रखना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटामॉर्फिक कौन कौन सी रॉक है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। रॉक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, रॉक्स क्लासिफिकेशन, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम कोरियोलिस फोर्स वगैरह के बारे में बात करें तो कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोटेशन है अर्थ का वो विंड मूवमेंट को इफेक्ट करता है कि नहीं करता, करता है भी। द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, जो मतलब उसकी वजह से, रोटेशन की वजह से जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेज, जब हॉरिजॉन्टल विंड जो अर्थ सरफेस के नियर होती है, जो विंड होती है, वो तीन चीजों का कंबाइंड फोर्स होता है, कौन कौन सा, एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक कोरियोलिस फोर्स है, ये तीनों फोर्स उस पे लागू होते हैं जो हॉरिजॉन्टल विंड होती है, जो अर्थ सरफेस के नियर होती है, ठीक है ना। और डोल्ड्रम कौन सा क्षेत्र होता है, जो एक्सट्रीम काम होता है, एयर मूवमेंट जो बहुत ही कम होती है, एक्सट्रीमली काम क्षेत्र जो होता है 5 डिग्री पे, आपको पता है ना, ये वाला इक्वेटर, और यहाँ पे बहुत ही काम क्षेत्र और एरिया है जो बिल्कुल, वो डोल्ड्रम होता है। द अर्थ रोटेट वंस इन 24 आवर्स, आपको पता है 24 घंटे में एक बार रोटेट करती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है ना, वेस्ट टू ईस्ट है किसका रोटेशन, अर्थ का, ये भी याद रखना। और ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस जो इफेक्ट है, इसके बारे में अगर बात करें तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये कहां कौन सी डायरेक्शन में डिफेक्ट हो जाती है, राइट साइड में, याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ऑफ देयर पाथ एंड दोज इन साउदर्न हेमिस्फीयर देयर लेफ्ट, है ना, याद रखना। ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट, और जो साउथ जो हेमिस्फीयर है उसमें क्या होता है, लेफ्ट में, ठीक है, नॉर्थ, ये भी याद रखना। कोरियोलिस इफेक्ट मिनिमम एट इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल, जहां क्योंकि एंगल बढ़ेगा वहां बढ़ेगा, तो कोरियोलिस फोर्स है वो मिनिमम का होता है, 0 डिग्री इक्वेटर पे तो यहाँ पे मिनिमम होता है, और पोल होगा 90 तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो याद रखना कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होता है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं।
तो द कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये दे दिया ना कि डायरेक्टली लैटिट्यूड के एंगल का जो कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट ऑन द इक्वेटर, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स एंड विंड मूवमेंट की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल और विंड मूवमेंट, इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड। बिल्कुल अगर घर्षण होगा, जैसे आपको कोई सामने से हवा आती है और कह दे आप साइकिल चलाओ तो जोर लगाने वाली, तो फ्रिक्शन मतलब पैर चिप, जैसे पैर अगर तेल गिर दे फर्श पे तो आप चल पाओगे क्या, नहीं ना। तो वही बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो विंड मूवमेंट की स्पीड को इफेक्ट करता है। ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल, ये भी याद रखना कि जो सी की सरफेस है, समुद्र का जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शनल है वो मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है, ये आपको याद रखना है। और इंडियन मानसून में जो डॉट है, इन लिनो है, ला निनो है, इसके बारे में भी बात करें। एल निनो का मतलब है देखो ला निनो में पॉजिटिव है यानी कि यहाँ वर्षा होगी और एल निनो में नहीं होगी, सीधी सी बात है। और एल निनो मींस है लिटिल बॉय या क्रेश चाइल्ड की बात होती है, इसका मतलब भी पूछ लिया था। तो एडवर्सली इंपैक्ट द इंडियन मानसून, जो एल निनो है वो इंडियन मानसून को एडवर्सली इंपैक्ट या पूरी तरह से प्रभावित करता है। और ला निनो का मतलब है लिटिल गर्ल, है ना। एल निनो और कोल्ड इवेंट, ला निनो इज बेनिफिशियल फॉर द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के लिए ये बेनिफिशियल है। कौन सा, ला निनो, ये लाता है बारिश, तो ला निनो। और मानसून चौक की बात करें तो जुलाई के अंदर जो ITCZ है वो शिफ्ट हो जाता है 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इज लोकेटेड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, द साउथ वेस्ट मानसून बिलो द अरेबियन सी एंड बे बंगाल, द ITCZ इज इन दिस पोजीशन इज ऑफन कॉल्ड द मानसून चौक, याद रखना है ये, ठीक है ना। ITCZ आपको पता है मानसून में इसका सबसे बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी ये पोजीशन को बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ये भी याद रखना, और एल निनो कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेटर, कोल्ड ओशियन वाटर और गुड फॉर फिशिंग, ये नॉर्मल कंडीशन अच्छी है। वेस्टर्न पैसिफिक में बात करें इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वार्म ओशियन वाटर और जो पेनल्टी ऑफ रेन्स होता है। एल निनो क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पेरू एंड इक्वेटर, वार्म ओशन वाटर, फिशिंग इंडस्ट्री टेक ए हिट, यहाँ पे दिक्कत होती है। और वेस्टर्न पैसिफिक इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कोल्ड ओशन वाटर और ड्रॉट, ये एल निनो की कंडीशन है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में तो आ रही होगी, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही बातें बहुत, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह होगा रिवीजन की कीवर्ड्स को मैं लिख रहा हूं, इनसे आपको समझ में आ गया होगा। और CEC के बारे में बात करें तो क्या है, द टोटल ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइन दैट ए सोइल कैन एब्जॉर्ब एट ए स्पेसिफिक pH, यानी कि ये CEC की है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात है। तो द सम टोटल ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइन दैट ए सोइल कैन एब्जॉर्ब एट ए स्पेसिफिक pH, द CEC ऑफ ए क्ले मिनरल इज ए मेजर ऑफ देयर एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब कैटाइन फ्रॉम सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है ना, इज इट defined as quantity of cation that are available in a given pH for exchange with other cation and is usually expressed milli equivalent per 100 gram of dry clay। इसका ये भी आप याद रखना, आपसे ये भी पूछा था कि इसका यूनिट क्या है, दिस इज मिली इक्विवेलेंट पर 100 किलोग्राम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है, वैलेंसी लिखी हुई है, और आपको पहले फॉर्मूला भी बताया था ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आप यहां से चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप फॉर्मूला लगाओगे तो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ ग्राम है, यहाँ पे वैलेंसी है, जैसे सोडियम पे 1 है तो 1 वैलेंसी है, कैल्शियम पे 2 है तो 2 हो गया, मैग्नीशियम पे हो गया 2 हो गया, है ना, एल्यूमिनियम पे 3 तो 3, ये वैलेंसी है, डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो जैसे किसका निकालना है, द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग ए सिंपल आयन, है ना, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम इज इक्वल टू इट्स ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट हमने 27 ग्राम हो गया, और इसका हमने 3 की वैलेंसी से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 9 आ गया, तो 9 इसका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, वैलेंसी से हम डिवाइड कर देते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो और ये कुछ टर्म है, जैसे एटमोफाइल क्या है ना, एटमोफाइल, लिथोफाइल और चाल्कोफाइल और सिड्रोफाइल, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रखना है। एटमोफाइल में हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन नोबल गैसेस होती है एटमोफाइल। लिथोफाइल में एल्केलाइज है, एल्केलाइन है, अर्थ हेलोजेंस है, ये सब है। और चाल्कोलाइट के अंदर क्या है, कॉपर, जिंक, है ना, ये आ गया। और साइड्रोफाइल के अंदर आयरन, कॉपर, निकल और ये सब है, ठीक है ना। मेटेलिक लिक्विड और सल्फाइड लिक्विड, और ये है सिलिकेट लिक्विड, और ये गैस फेज है, ये सब आपको याद रखना है। ये टर्म्स है, कई बार पूछी गई है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बात करें अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, तो आपको पता है सरफेस है वो, है ना,
रागिनी कटियार कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट बताएं। आप तो सारा सिलेबस नहीं है रागिनी, ये 10% बता रहा हूँ। सारा सिलेबस इन्वायरमेंट का एक लेक्चर में बताया जाता है क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं है। ये आपको क्या लग रहा है 100 स्लाइड में सारा करवा रहा हूं मैं? 10 यूनिट, 100 स्लाइड तो 1 यूनिट की हो जाती है लगभग, समझ रहे हो आप? ये बहुत कम है, सारा नहीं है, ये बहुत कम है, इतना तो करके ही जाना है। अच्छा इससे भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इन्वायरमेंट की क्लास लगभग 2 घंटे में 10 यूनिट पढ़ लोगे, उससे और कम क्या बताएं रागिनी मैम? उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता, इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अर्थ पे कैसा है तो याद रखना है, आपको पता है ओशियन का आइस कैप कितना है। एक आप यहां याद रखना, लेस देन 1% इज लोकेटेड इन लेक्स रिवर एंड स्वैम। ये आपसे पूछा गया है कि लेक्स वगैरह में, रिवर में और स्वैम में कितना है, लेस देन 1% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, किस तरह से अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट है। 97.3 है ओशियन में हो गया, ठीक है, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा आपको क्या बनाया हुआ है, सैलिन वाटर 97.3 है, फिर फ्रेश वाटर हो गया, ये 100% बना दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है अर्थ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डार्सीज लॉ एंड इट्स वैलिडिटी, ये आपको याद रखना। लेमिनार फ्लो क्या होता है ना? Laminar flow can be defined as the motion of a fluid where every particle in the fluid flow the same path of its previous particle. This is called laminar flow. क्या है, देखो ये laminar flow है, ये वाला, ये डार्सीज लॉ, ये laminar flow है। देखो मैंने एक भी टॉपिक आपके लिए काम का था वो नहीं छोड़ा है, मेरे हिसाब से मैंने पूरी मेहनत करके मैंने बनाया है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना? है ना? हाँ ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट भी। और इट गिव्स फ्री एनर्जी, लो ये और लो, H इजकल टू G इजकल टू H माइनस टी एस। H इज एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, S इज एंट्रोपी। और अगर गिव्स फ्री एनर्जी में बात करें तो चेंज की बात करें तो क्या है, डेल G इजकल टू डेल H माइनस डेल टी एस, ठीक है। और रिएक्शन की बात करें, कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात करें तो डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। गिव्स फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बातें और बातें ना करके यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, एग्जाम के बाद में बहुत याद आऊंगा आपको। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस होती है, आपको पता है। और टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या देते हैं, डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। स्पॉन्टेनियस के लिए याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होगी, ठीक है ना? हाँ, और उसके बाद नोट, ये नोट है जो इस गिव्स फ्री एनर्जी के सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको बोलते हैं। अगर डेल जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और एंड्रोगोनिक होगा, याद रखना। अगर डेल जी इक्वल टू 0, डेल जी इज ग्रेटर देन 0 और डेल जी इज लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस होगा और एक्सर्गोनिक होगा, यानी कि थर्मल निकलेगी, ठीक है ना? और ये अगर डेल जी है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये बात याद रखना। डेल जी लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगा और डेल जी 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, और नोट है, ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है लेकिन मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। अगर कुछ बाहर से फोर्स दें तो वो रिवर्स हो सकता है।